ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े जंगलों से, जहाँ एक सड़क के किनारे रिची और हैरी नाम के कपल को पहाड़ों पर चढ़ते हुए बताया जाता है। और जैसे ही रिची ऊपर पहुँचता है उसे पूरा जंगल और एक नदी दिखाई देती है। वो बहुत ही खुश होता है और हैरी को ऊपर आने को कहता है। हैरी जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करती है उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है। जैसे करके वो अपने को संभलती है और वो हवा में लटक जाती है। वो फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है और रिची को मदद के लिए पुकारती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है उसके चेहरे पर खून की बूंद गिरती है और वो हैरान हो जाती है। उसकी नज़र ऊपर रिची पे जाती है और वो देखती है कि रिची को कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। उसके पहले कि वो कुछ कर पाए उसे कोई ऊपर की तरफ खींचता है। वो अपनी रस्सी काट देती है लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाती है। यहाँ वो रिची की लाश को देखती है और रो पड़ती है। उसे पहाड़ों से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है लेकिन उसका पैर एक तार में फंसता है और वो गिर जाती है और कोई उसे खींच के ले जाता है। इस इलाके में ऐसी घटनाएं होती रहती है और न्यूज़ में बहुत सारी गाड़ियां लापता होने की बात सामने आती है। अब हम देखते हैं कि इस इलाके में से एक गाड़ी गुजर रही है और यहाँ हम कैरिस को देखते हैं जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाता है और वो सोचता है कि वो लेट हो जाएगा। वो गाड़ी से उतरता है और अपने आगे वाले ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील आगे कोई केमिकल ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से कई घंटे उसे यहीं निकालने पड़ेंगे। कैरिस को ये बात रास नहीं आती। वो गाड़ी घुमाता है और वहाँ से निकल लेता है। वो अपनी लेट होने की खबर अपनी कंपनी में देना चाहता है लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उसका फ़ोन कट जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र एक गैस स्टेशन की तरफ पड़ती है और वो वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को देखता है। यहाँ वो गैस स्टेशन के मालिक को देखता है लेकिन वो कुछ बीमार जैसा दिखता है। कैरिस वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे फ़ोन डेड होता है। वो स्टेशन के मालिक को कोई दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी कैरिस को वहाँ एक नक्शा दिखाई देता है जहाँ से उसे शहर तक पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई पड़ता है। वो स्टेशन के मालिक से इस बारे में पूछता है और वो उसे उस तरफ जाने की सलाह दे देता है। कैरिस उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई पड़ता है। वो सोचता है फिर कच्चे रास्ते से निकल पड़ता है। उसकी नज़र एक मरे हुए हिरण पर पड़ती है। उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाती है और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस को ज़्यादा चोट नहीं आती। अब इस गाड़ी के मालिक आवाज़ सुनकर वहाँ पे आते हैं और कैरिस का हाल पूछते हैं। कैरिस सबसे माफ़ी मांगता है और साथ साथ ये भी कहता है कि वो नुकसान भर देगा। कैरिस पूछता है कि गाड़ी रास्ते के बीच क्यों खड़ी है। तब जैसी उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने नुकीली तार छोड़ रखी थी, उसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। जैसी पिछले स्टेशन पर जाकर फ़ोन करने को कहती है पर कैरिस कहता है कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहीं से आया है। सभी वहाँ से अकेले चलने का फैसला करते हैं लेकिन इवान और फेरेंसी वहाँ पर अकेले रुकते हैं ताकि गाड़ी की देखभाल कर सके। इसके बाद रास्ते पे चलते हुए उनको एक मरा हुआ निवला मिलता है। उसे देखकर तो लगता है कि किसी ने उसे काट कर फेंक दिया हो। कुछ दूर जाकर उन्हें गाड़ी के टायर जलते हुए नजर आते हैं। वहाँ कैरिस को थोड़ा शक होता है लेकिन वो सबको आगे बढ़ने को कहता है। उस तरफ इवान और फेरेंसी को पास की झाड़ियों से कुछ आवाज़ें महसूस होती है। इवान वहाँ पे देखने को जाता है और फेरेंसी उसे वहाँ ना पाकर परेशान होती है। वो उसे ढूंढने वहाँ जाती है। वहाँ उसकी नज़र इवान के जूते पर पड़ती है। थोड़े ही आगे उसे इवान का कटा हुआ कान भी दिखाई पड़ता है। वो रोने लगती है। तभी पीछे से कोई नुकीली तार उसके मुंह में फंसाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इस तरफ बाकी 4 लोग घूमते फिरते एक घर तक आ पहुंचते हैं। वो मदद मांगने की सोचते हैं। कैरिस मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। उन्हें पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। फिर वो फोन करने के लिए घर के अंदर आते हैं। वो टेबल पर पड़े हुए खाने को देखते हैं। उसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर की कोई भी सफाई नहीं हुई। फिर घर में से चाबियां और चश्मे मिलते हैं। जेसी को भी वो नुकीली तार दिखाई देती है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। कैरिस जब फ्रीज खोलता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसमें इंसानी मांस होता है। अब ये सब देखकर वो चारों लोग वहाँ से भागते हैं। तभी अचानक कैरिस खिड़की के बाहर दिखता है तो उसे कोई ट्रक को लेकर अंदर आता हुआ दिखता है। वो सब दूसरे दरवाजे की तरफ भागते हैं लेकिन वो बंद होता है। वो घर में कैद हो जाते हैं। फिर कोई घर के अंदर आता है और फेरेंसी की लाश को बड़ी बेरहमी से जमीन पर फेंकता है। वहीं बेड के नीचे जमीन पर कैरिस और जैसी छुपे होते हैं और वो फेरेंसी की लाश को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं। वो आदमखोर फेरेंसी की लाश को टेबल पर रखकर काटना शुरू करते हैं। कार्ली बहुत डर जाती है। उसके मुंह से आवाज़ बाहर ना जाए ये सोचकर स्कॉट अपने हाथों से उसका मुंह दबा देता है। कुछ देर बाद वो आदमखोर सो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर नींद से उठ जाता है और उन्हें देख लेता है। सभी लोग घर के पीछे की तरफ से भाग जाते हैं। आदमखोर सबको ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। अब कैरिस उन आदमखोरों की गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है। वो चिल्लाने लगता है ताकि उसका ध्यान उस पर पड़े। तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है। गोली कैरिस के पैर में लगती है और वो वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। बाकी के 3 लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब स्कॉट फैसला करता है कि वो उनका ध्यान भटकाएगा। वो जंगल में आवाज़ देकर
भागता है, आदमखोर उसके पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर वो तीनों लोग उन आदमखोरों के ट्रक के पास पहुँचते हैं। वो जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें से इवान की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। ये देख वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं। वो ट्रक को लेकर स्कॉट को बचाने निकलते हैं। स्कॉट उन आदमखोरों से बचता हुआ जंगलों से भाग रहा होता है। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक तीर उसके सीने के आर पार हो जाता है और वो मारा जाता है। वो तीनों ट्रक चलाते हुए अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। कुछ आगे चलकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और मजबूर होकर उन्हें वो ट्रक छोड़ना पड़ता है और वो जंगल से सड़क की तरफ भागने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो आदमखोर उनके शिकार पर निकलते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थकने के कारण आराम करने लगते हैं। तभी कार्ली ऊपर कुछ देखती है। वो इशारा करती है। वो पलटकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। वो तीनों उस टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर वहाँ कोई नहीं होता। जैसी को वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। वो कैरिस को मलहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को रेडियो मिलता है। वो मदद मांगती है, लेकिन सामने कोई आवाज़ नहीं आती। तभी कैरिस को कुछ सुनाई देता है और वो नीचे देखता है। उसे वो तीनों आदमखोर दिखाई देते हैं और वो छुप जाते हैं। इसके बाद एक आदमखोर टावर के ऊपर चढ़ता है। कैरिस टावर के दरवाजे पर सामान रख देता है। कार्ली रेडियो पर लोकेशन बताती है, लेकिन आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कार्ली बक्से की मदद से खिड़की के कांच को तोड़ डालती है। अब कैरिस की नज़र नीचे पेड़ों पर पड़ती है। वो फैसला करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए इन पेड़ों पर कूद जाएगा। जैसी उसे ऐसा करने से रोकती है, पर वो जैसी को बताता है कि वो यहाँ जलकर नहीं मरना चाहता। इससे अच्छा है वो यहाँ पेड़ों पर कूद जाए। फिर वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से उन पेड़ों पर कूद जाते हैं। आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और एक आदमखोर पेड़ के ऊपर चढ़ता है। ऊपर वो तीनों अलग हो जाते हैं। वो आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के मुंह पर वार कर देता है। ये वार इतना खतरनाक होता है कि कार्ली का सर ऊपर रहता है और उसका पूरा शरीर नीचे गिर जाता है। वहाँ कैरिस कुछ प्लान बनाता है और वो जैसी और डाली की मदद से उस आदमखोर को नीचे गिरा देता है। फिर वो आदमखोर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कैरिस और जैसी एक पानी के झरने के पास पहुंचकर वहाँ पर छुप जाते हैं। वहाँ जैसी अपने दोस्तों के बारे में कैरिस से बातें करने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों रास्ता खोजने निकलते हैं। तभी वो आदमखोर फिर से उन पर हमला कर देता है, जिससे कैरिस नीचे गिर जाता है। वो आदमखोर जैसी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर कैरिस अपने पीछे एक गाड़ी को आते हुए देखता है। वो पुलिस की जीप होती है। वो गाड़ी को रोकता है। जैसे ही वो पुलिस गाड़ी से नीचे उतरता है, एक तीर उसकी आंखों के पार निकल जाता है। एक आदमखोर कैरिस को मारने आता है। कैरिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। कैरिस बड़ी चालाकी से सड़क के पार छुप जाता है और पुलिस की गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब इस घर में आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी कैरिस चलाता हुआ आता है और उस आदमखोर को गाड़ी के नीचे कुचल देता है। गाड़ी के नीचे उतरकर कैरिस दूसरे आदमखोर पर एक तीर से हमला कर देता है। वो जैसी को बचाते हुए उसके हाथ पैर छोड़ने लगता है। तभी आदमखोर फिर से हमला कर देता है। कैरिस की मदद करने के लिए जैसी एक तीर उस आदमखोर के सर के पीछे घुसा देती है। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं। कैरिस की नज़र गाड़ी के फ्यूल बॉक्स पर जाती है। वो फ्यूल बॉक्स पर गोली चला देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। घर के पुर्जे उड़ जाते हैं। अब ट्रक की मदद से जैसी और कैरिस वहाँ से निकलते हैं और गैस स्टेशन तक पहुँचते हैं। वो गैस स्टेशन का मालिक डर की वजह से दरवाज़ा बंद कर देता है। कैरिस गाड़ी से नीचे उतरकर वो नक्शा ले लेता है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।